स्वागत है दोस्तों आपका अपने यूट्यूब चैनल फ्राइडे मैथ में। आज का हमारा टॉपिक है नंबर्स यानी कि संख्याएं। तो हम संख्या के बारे में पढ़ेंगे। सबसे पहले हम पढ़ेंगे प्राकृतिक संख्याएं यानी कि नेचुरल नंबर्स। तो दोस्तों नेचुरल नंबर्स होते क्या है? नेचुरल नंबर्स होते हैं वे संख्याएँ जिनके द्वारा हम वस्तुओं को गिन सकते हैं, मतलब जिनसे वस्तुओं को गिन सकते हैं उनको ही बोलते हैं प्राकृतिक संख्याएँ। जैसे कि मान लो मैं कहूँ कि बच्चों को आप गिन के बताओ कितने बच्चे हैं क्लास में, तो आप शुरुआत 1 से करोगे। और भी कुछ कोई भी चीज़ है, कुछ भी गिनने की हम कहें, किन्हीं वस्तुओं को कुछ भी गिनने की कहें तो आप 1 से शुरुआत करोगे। इसका मतलब ये हो गया जो प्राकृतिक संख्याएं होती हैं उनकी शुरुआत 1 से होती है। ठीक है, 1 से लेके अनंत तक आप कहीं तक भी जा सकते हैं। तो प्राकृतिक संख्या होंगी आपकी 1 2 3 4 डॉट डॉट, ऐसे ही बहुत सारी संख्याएं होंगी और इनको रिप्रेजेंट करेंगे, इनको दर्शाएंगे हम n से। ठीक है, तो n से इनको हम दर्शाएंगे। दूसरा है होल नंबर्स यानी कि पूर्ण संख्या है। होल नंबर्स के बारे में आपने खूब पढ़ा होगा किताबों में, बस बहुत सारे क्वेश्चनों में इसका यूज आता है। होल नंबर्स का काफ़ी बार जिक्र आता है, तो बच्चे समझ नहीं पाते होल नंबर्स होते क्या है, यानी पूर्ण संख्या होती क्या है। तो दोस्तों पूर्ण संख्या होती क्या है, जब मैं आपको बताता हूँ पूर्ण संख्या क्या होती है। तो दोस्तों कुछ नहीं, पूर्ण संख्याएँ वही हैं जो नेचुरल संख्या है, सिर्फ आपको इसमें जीरो सम्मिलित करना होता है। आप जीरो शामिल कर देंगे इसमें तो आपकी ये पूर्ण संख्याएँ हो जाएंगी। क्योंकि जीरो पूर्ण इसमें शामिल नहीं करेंगे तो ये अपूर्ण है यानी कि अधूरी है ये। तो जीरो शामिल करने से संख्याएं पूरी हो जाती हैं। तो बहुत पहले जो मैं पूर्वज थे, जब जीरो का आविष्कार नहीं हुआ था तो उस टाइम से एक से ही काम चला रहे थे, 1 2 3 4 इन संख्याओं से। लेकिन बाद में जब जीरो आ गया तो जीरो के आने से हमारा संख्याओं को समझना और संख्याओं को लिखना पढ़ना ये सारी चीज़ें हमारे लिए बहुत आसान हो गई। तो तब जाके ये जो समूह था जो कि अधूरा था ये हो गया पूरा। तो तब से इनको बोलते हैं पूर्ण संख्याएं। जैसे आप देख सकते हैं यहाँ पे जीरो को सम्मिलित करने पर प्राप्त समूह को पूर्ण संख्याओं का समूह कहते हैं। तो जीरो सम्मिलित कर देंगे प्राकृतिक संख्याओं में तो आपके पूर्ण संख्याएं हो जाएंगी। इसके बाद हम पढ़ेंगे पूर्णांक। पूर्णांक किसे कहते हैं? सभी ऋणात्मक, सभी धनात्मक तथा जीरो को सम्मिलित करने पर प्राप्त समूह पूर्णांकों का समूह कहलाता है। यानी कि पूर्णांक में सभी हर प्रकार की धनात्मक संख्या होंगी और हर प्रकार की ऋणात्मक संख्या होंगी। ठीक है, और उसमें जीरो शामिल कर देना है, तब जो समूह में प्राप्त होगा उसे बोलेंगे हम पूर्णांक। यानी कि सभी माइनस, सभी प्लस, आप कोई भी संख्या ले सकते हैं माइनस की अनंत तक, और कोई भी संख्या आप ले सकते हैं अनंत तक प्लस की। ठीक है, तो ये सभी संख्याएं होंगी आपकी पूर्णांक। पर दोस्तों आपको यहाँ पे एक बात ध्यान रखनी है, जो संख्याएं P/Q के रूप में होंगी, यानी कि जो 7 पॉइंटों वाली जो संख्याएं होंगी, ठीक है, जिनको सॉल्व करने पर पॉइंटों में जो वैल्यू मिले तुम्हें, तो उनको हम पूर्णांक नहीं कहेंगे। जैसे कि 7/3 ये पूर्णांक नहीं है। आप कहें 4/2 पूर्णांक है कि नहीं है? 4/2 पूर्णांक है, क्योंकि इसे हम सॉल्व करेंगे। इसे हम जब सॉल्व करेंगे तो आपको 2 मिलेगा। ठीक है, जो कि 1/की संख्या यानी कि भिन्न नहीं बना रहा है। ठीक है, ये भिन्न नहीं बन रही है, तो भिन्न बन जाएगी आपकी। और भिन्न आपकी कौन सी बन जाए? पॉइंटों वाली, यानी कि उसको सॉल्व करने पे जो आपको आंसर मिले वो पॉइंटों में मिले, तो वो पूर्णांक नहीं होगा। बाकी जो सीधी सीधी जो संख्याएं होंगी वो सब पूर्णांक कहलाएंगी, चाहे वो प्लस की हो चाहे वो माइनस की हो। ठीक है, आपको जीरो को भी याद रखना है, जीरो भी पूर्णांक होता है। अब हम पढ़ेंगे धनात्मक पूर्णांक। धनात्मक पूर्णांक क्या होते हैं? जो धन की संख्याएं होंगी सभी, इसमें जीरो शामिल नहीं होगा, ये आपको याद रखना है। तो सभी जो धन की संख्या होंगी उनको बोलेंगे हम धनात्मक पूर्णांक। जैसे 1 2 3, ठीक है, इन्फिनिटी तक, ये सभी हमारे धनात्मक पूर्णांक कहलाएंगे। ऋणात्मक पूर्णांक, तो सभी ऋण की संख्याएं यानी कि जिन पे माइनस लगा होगा वो सब ऋणात्मक पूर्णांक कहलाएंगे, -1 से लेके इन्फिनिटी तक। इसमें भी जीरो शामिल नहीं होगा। ठीक है, जीरो शामिल नहीं है। -1 से आप यहाँ तक कोई भी संख्या उठा सकते हैं, वो सब की सब ऋणात्मक पूर्णांक कहलाएंगे। ये आपके ज़्यादातर आपके हाई स्कूल 11th या 12th या फिर आपके जो कम्पिटेटिव एग्जाम है, प्रतियोगी जो एग्जाम होंगे, वहाँ हर जगह आपको ये काम में आने वाले हैं। ठीक है, इस भाषा के जो बहुत सारे क्वेश्चन होते हैं वहाँ पे भी इनका यूज है। जहाँ पूछता है 2 क्रमांक प्राकृतिक संख्याएं, जो 2 पूर्णांक बताइए, ठीक है, वो हर जगह वहाँ पे इनका यूज है। तो ये आपको ध्यान से समझ लेनी है, पूर्णांक क्या होता है। ठीक है, धनात्मक पूर्णांक क्या होता है, ऋणात्मक पूर्णांक क्या होता है। आज परमेय संख्याएं, अंग्रेजी में से बोलते हैं रेशनल नंबर्स। हिंदी में बोलेंगे परमेय संख्या, अंग्रेजी में बोलेंगे इसे रेशनल नंबर। तो दोस्तों परमेय संख्या होती क्या है? तो इसकी परिभाषा होती है
वे संख्याएं जिन्हें हम p अपॉन क्यू के रूप में लिख सकते हैं उनको हम परिमेय संख्याएं कहते हैं। दूसरी परिभाषा और भी होती है इसकी कि वे संख्याएं जिनको सॉल्व करने पे पॉइंट के बाद संख्या रिपीट हो, यानी संख्या दोहराई जाए बार बार, वे संख्याएं आपकी परिमेय संख्याएं होंगी। और जो संख्याएं सॉल्व करने पर दोहराई नहीं जाएंगी तो वे संख्याएं परिमेय संख्याएं नहीं होंगी, यानी उन संख्याओं को बोलेंगे हम अपरिमेय संख्या। तो इसका एक एग्जाम्पल देख लेते हैं। अब लिख देता हूं मैं परिमेय संख्याएं। परिमेय संख्याएं, तो परिमेय संख्याएं होती हैं p अपॉन क्यू के रूप में, यानी p अपॉन क्यू की फॉर्म में होती है, जहां q डज नॉट इक्वल 0, यानी कि जो q होगा, जो बटे की जो संख्या होगी वो 0 नहीं हो सकती है, ऊपर की संख्या आपकी 0 हो सकती है। जैसे एग्जाम्पल लेते हैं 7/2। क्या 7/2 एक परिमेय संख्या है? हाँ, 7/2 एक परिमेय संख्या है, क्योंकि p अपॉन q के रूप में लिखी हुई है। p यहाँ पे आपका 7 है और q आपका यहाँ पे 2 है। जैसे एग्जाम्पल और लेते हैं 6/0। क्या ये परिमेय संख्या है? ये परिमेय संख्या नहीं है, क्योंकि यहाँ पे अपॉन में 0 लिखा हुआ है, जो कि मैंने बताया आपको जो q जो होगा वो 0 नहीं होना चाहिए, यानी जो बटे की संख्या वो 0 नहीं होनी चाहिए, इसलिए परिमेय संख्या नहीं है। 0/6 या 0/7 क्या ये परिमेय संख्या है? हाँ, ये परिमेय संख्या है, क्योंकि यहाँ पे p 0 लिखा हुआ है और q आपका 7 है, तो p 0 होगा चलेगा, लेकिन q 0 नहीं होना चाहिए, यानी जो बटे की संख्या जो हर है वो आपका 0 नहीं होना चाहिए। जैसे ही 8 की एक परिमेय संख्या है, हाँ ये परिमेय संख्या है, इसे हम p अपॉन क्यू के रूप में लिख सकते हैं, क्योंकि इसके अपॉन में कुछ नहीं, इसके अपॉन में मान लेंगे हम 1। इस प्रकार से यहाँ पे ये p अपॉन क्यू के रूप में हो गया, p के स्थान पे हो गया यहाँ पे 8 और q के स्थान पे यहाँ पे हो जाएगा 1, तो ये टोटल जो हो गया p अपॉन क्यू के रूप में हो गया, p अपॉन क्यू 8/1, इसलिए ये परिमेय संख्या है। दूसरा आप देख सकते हैं यहाँ पे और एग्जाम्पल √5/3। क्या ये परिमेय संख्या है? तो दोस्तों ये परिमेय संख्या नहीं है, क्योंकि जो संख्या रूट की होती हैं वो भी परिमेय संख्याएं नहीं होती है, क्योंकि आपका ये भी जानना बहुत जरूरी है यहाँ पे कि परिमेय संख्या कौन कौन सी नहीं होती है। तो वे संख्याएं जिनकी पावर एक भिन्न के रूप में हो, यानी कि 1/2, 1/3 या 3/5 इस तरह से भिन्न के रूप में लिखी हुई होगी, तो वे संख्याएं भी परिमेय संख्याएं नहीं होंगी। तो यहाँ पे हम इसको लिख सकते हैं, ये रूट है, रूट को अगर हटाएंगे तो रूट को बदल के लिख सकते हैं हम पावर में 1/2। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं जो 5 की जो पावर है वो एक भिन्न के रूप में लिखी हुई है 1/2, इसलिए ये परिमेय संख्या नहीं है। ऐसे ही कुछ और भी होता, जैसे कि आपका 7 की पावर होती 3/4, क्या ये परिमेय संख्या नहीं है? क्योंकि यहाँ पे जो 7 की जो पावर है वो आपकी 3/4 है, जो कि भिन्न के रूप में है। आप यहाँ पे देख सकते हैं किसी की पावर भिन्न के रूप में नहीं है, क्योंकि यहाँ पे कोई पावर नहीं, तो आप पावर यहाँ पे 1 मान सकते हैं, जो कि 1 जो है वो भिन्न के रूप में नहीं मानी जाएगी। आप बोल सकते हैं कि 1 के अपॉन 1 मान सकते हैं तभी भिन्न हो जाएगा, नहीं होगा, ठीक है। 1 तो सबके अपॉन में होता है, इसलिए इसको हम कंसीडर नहीं करेंगे, इसको नहीं मानेंगे जब तक 2, 3 कुछ और ऐसी कोई संख्या ना हो। ऐसे ही आप एक संख्या और देख सकते हैं, जिसके 22/7 और एक होती है पाई। तो आपको दोस्तों यहाँ बता दूं, जो पाई है वो एक अपरिमेय संख्या है, यानी कि परिमेय संख्या नहीं है, जबकि 22/7 एक परिमेय संख्या है, जबकि पाई का मान होता है 22/7, फिर भी ये परिमेय संख्या है और ये अपरिमेय संख्या है। वो इसलिए क्योंकि जो पाई का जो मान है, पाई इक्वल जो 22/7 होता है, ये पाई की फिक्स वैल्यू नहीं है, ये निश्चित वैल्यू नहीं है पाई की, ये इसकी अनुमानित वैल्यू है, ठीक है। पाई की वैल्यू, पाई इक्वल जो है 22/7, ये इसकी निश्चित वैल्यू नहीं है, इसलिए ये तो आपकी अपरिमेय संख्या है और ये आपकी परिमेय संख्या है। 22/7 को आप सॉल्व करेंगे, यानी कि ये वाला इसमें नियम फिट बैठ रहा है, जो कि है मैंने बताया आपको कि जो संख्या p/q के रूप में लिखी होगी उसे हम परिमेय संख्या बोलेंगे। लेकिन दूसरा वाला नियम भी इसमें सही होगा, जो कि मैंने आपको बताया है कि इसको सॉल्व करेंगे तो पॉइंट के बाद जो इसमें डिवाइड देंगे, जो पॉइंट के बाद जो डिवाइड होगा, जो आंसर आएगा इसका वो रिपीट होगा। तो इसको आप सॉल्व करके देख सकते हैं, आप देखना चाहें तो। चलिए आपको सॉल्व करके बता देते हैं। आप यहाँ पे भाग देख सकते हैं, मैंने भाग दिया है 7 से 22 में, तो ये भाग आपका यहाँ तक मैंने दे दिया है।
7 7 49, ठीक है। यहाँ से इसमें से माइनस करेंगे तो ये बचेगा 1, ठीक है। अब जीरो, फिर से जीरो बढ़ा देंगे, जो पॉइंट लगा हुआ है, यहाँ पे पॉइंट लगा हुआ है यहाँ पे, तो आप इसमें जीरो बढ़ा देंगे, ठीक है। ये ऐसे ही दोबारा से भाग बन गया, ठीक है। फिर से दोबारा से 10 आ गया यहाँ पे, तो फिर से वही संख्याएं, ये सारी संख्याएं रिपीट होंगी, ठीक है। तो बार बार ये सारी संख्याएं 1 से लेकर 7 तक ये संख्या बार बार यहाँ पे आती रहेंगी, ठीक है। ये संख्या बार बार आती रहेंगी यहाँ पर, तो आप ऐसे भाग देख सकते हैं। इसलिए हम बोल सकते हैं कि जो 22/7 है वो आपकी एक परिमेय संख्या है, जबकि पाई एक परिमेय संख्या नहीं है, क्योंकि पाई का जो मान है वो हमको निश्चित मान नहीं पता है, ठीक है। ये इसका जो मान होता है, पाई का जो मान होता है 22/7, ये आपका एक अनुमानित मान होता है। तो दोस्तों आप कह सकते हैं परिमेय संख्याएं कुछ इस प्रकार की संख्याएं होंगी, यानी +4 -6, यानी कि माइनस की भी संख्या परिमेय संख्या हो सकती है, ठीक है। उसके अपोन में कुछ हो या ना हो, कुछ नहीं तो आप 1 मान सकते हैं, ठीक है। कुछ होगा तो आपको दिख ही जाएगा। तो आपको एक बात ध्यान रखनी है, जिन संख्याओं, वे संख्याएं जिनकी पावर भिन्न के रूप में लिखी हुई है, यानी कि 1/2/3 ऐसे लिखी हुई है, वे संख्या परिमेय संख्या नहीं होंगी। और जो संख्याएं पॉइंट पर रिपीट नहीं हो रही वो संख्या परिमेय संख्या नहीं होंगी। तीसरी बात आपको याद रखनी है, जिन संख्याओं के बटे में, जिन संख्याओं के अपोन में 0 होगा, जैसे कि 4/0, ये संख्या एक परिमेय संख्या नहीं है। बेसिकली आपको 2 ही बात ध्यान रखनी है यहाँ पे जो आप क्वेश्चन सॉल्व करेंगे हाई स्कूल में, कि जो संख्या रूट की होंगी वो परिमेय संख्याएं नहीं हो सकती, वो संख्याएं अपरिमेय संख्या होती है, ठीक है। जो इस टाइप की जो संख्याएं होंगी वो परिमेय संख्या होंगी, आप इनको नोट कर सकते हैं। जो अपरिमेय संख्या होती हैं वो आपकी रूट की संख्याएं जो होंगी वो अपरिमेय संख्या होंगी। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे आप देख सकते हैं, √5 ये एक अपरिमेय संख्या है, √7 अपरिमेय संख्या है, 7 की पावर 3/4 अपरिमेय संख्या है, 8 की पावर 5/3 अपरिमेय संख्या है, ठीक है। इनकी पावर कैसे है, भिन्न की है। इसको भी रूट को आप चेंज करना चाहें तो ऐसे लिख सकते हैं, रूट को चेंज करके नहीं है, पावर में ऐसे लिखा जाएगा, ठीक है। रूट को हटा के आप ऐसे लिख सकते हो 1/2। ऐसे ही जो घनमूल होता है जिसे आप क्यूब रूट बोलते हैं, ऐसे लिखा होता है 7, तो इसको आप चेंज करके लिख सकते हैं। यहाँ पे 3 लिखा हुआ है, इसका मतलब है इसको आप बदलोगे तो ये आएगा 1/3। आप कहेंगे 2 में क्यों लिखते, 2 में नहीं लिखते, ठीक है। जब 3 होगा तो वो लिखेंगे। अगर कहीं ऐसे लिखा हुआ है, यहाँ पे फुल लिखा हुआ है, इसका मतलब होता है 8 की पावर 1/4, ठीक है। इसको आप हटाओगे तो इसको आप ऐसे लिखोगे, तो 1/4 का मतलब हो गया कि यहाँ पे जो पेयर बनेंगे जिसको सॉल्व करोगे, तो पेयर जिसके बनाओगे 8 के तुम फैक्टर करोगे, गुणनखंड करोगे, तो आपको 4 के जोड़े बनाने हैं, ठीक है। ये मतलब होता है इसका। तो आप इसे सॉल्व करना चाहे सॉल्व कर सकते हैं। आप यहाँ पे देख सकते हैं 4 √4 क्या ये परिमेय संख्या है क्या अपरिमेय, ये आपकी परिमेय संख्या। चूँकि आप इसे सॉल्व करोगे, ये बात तो आपको याद रखनी है, वो मैंने बताई नहीं वहाँ पे। इसे आप सॉल्व करोगे तो 4 का रूट होता है 2, ठीक है। जैसे ही 25 का रूट होता है 25, आप लिख सकते हैं यहाँ पे 25 का रूट होता है 5, ठीक है। तो आप कहेंगे √25 क्या है, परिमेय संख्या अपरिमेय संख्या, तो √25 आपकी एक परिमेय संख्या है, ना कि अपरिमेय संख्या, क्योंकि इसे सॉल्व करेंगे तो रूट अपने आप ही हट जाएगा, ठीक है। ये बात भी आपको याद रखनी है। चलिए अब देख लेते हैं हम वास्तविक संख्या। तो दोस्तों वास्तविक संख्या क्या होती है, सभी परिमेय संख्याएं और सभी अपरिमेय संख्याओं का जो समूह होता है उन्हें हम बोलते हैं वास्तविक संख्या। यानी कि परिमेय संख्याएं और अपरिमेय संख्याएं, अपरिमेय संख्याएं। तो परिमेय संख्याएं और अपरिमेय संख्याएं, ठीक है, सबको मिला के जो संख्याएं होती हैं उनको बोलते हैं वास्तविक संख्याएं। यानी कि जितनी प्रकार की संख्याएं होंगी, चाहे वो माइनस की है, चाहे वो प्लस की है, चाहे वो भिन्न के रूप में, चाहे वो रूट वाली है, ठीक है, सभी संख्याएं आपकी वास्तविक संख्याएं होती हैं। उनको हम रिप्रेजेंट करते हैं, उनको हम दर्शाते हैं R से। तो ये सभी जो संख्याएं हैं वो आपकी वास्तविक संख्या है। इसमें रूट वाली भी हैं, बिना रूट वाली में, ठीक है, भिन्न वाली भी हैं, माइनस वाली भी हैं, सभी संख्या आपकी वास्तविक संख्या है। तो प्रश्न यहाँ पर ये उठता है वास्तविक संख्या कौन सी नहीं होंगे। तो वास्तविक संख्याएं दोस्तों आपकी वो नहीं होंगी जिनके मल्टीप्लाई में आई लिखा रहता है, आई यानी कि आयोटा। जैसे कहीं आपकी संख्या लिखी हुई है 7i,
तो आई का मतलब आयोटा होता है, जो कि आप कक्षा 11 में पढ़ोगे। इनको बोलते हैं हम सम्मिश्र संख्याएं, सम्मिश्र संख्याएं बोलते हैं इनको। तो ये संख्याएं आपकी काल्पनिक संख्याएं होती है, यानी कि जो सिर्फ कल्पनाओं में, हकीकत में नहीं होती हैं, ठीक है। तो ये संख्याएं आपकी काल्पनिक संख्याएं होंगी, वास्तविक नहीं होंगी। बाकी सब प्रकार की संख्याएं आपकी वास्तविक संख्याएं होंगी। एक तरीका और है आप उनको पहचानने का, जो संख्या मान लो रूट में अगर माइनस की कोई संख्या आ जाए रूट में, जैसे मान लो -7 आ जाए या -8 आ जाए, रूट के अंदर आ जाए, तो आप बोलेंगे वो संख्या परमेश्वर या वो संख्या वास्तविक संख्या नहीं है, यानी कि वो संख्या भी आप कैसी संख्या होगी, काल्पनिक संख्या होगी। तो आपको याद रखना है, जिन संख्याओं के मल्टीप्लाई में आई आ जाए, यानी कि आयोटा लिखा हो, और जो संख्याएं रूट में लिखी हो और उनके अंदर माइनस लिखा हो, ठीक है, वो संख्या आपकी वास्तविक संख्याएं नहीं होंगी। बाकी हर प्रकार की संख्या आपकी वास्तविक संख्या होगी। नोट कर लीजिए। सम संख्याएं, सम संख्याएं क्या होती हैं? वे संख्याएं जो 2 से भागित हों, यानी जिनमें 2 का भाग चलाया जाए, उन संख्याओं को बोलेंगे हम सम संख्याएं। अंग्रेजी में से बोलते हैं इवन नंबर्स। तो वे संख्याएं जिनमें 2 से भाग चला जाए, उन संख्याओं को बोलेंगे हम सम संख्याएं। जैसे आपका हो गया 2, 0 में 2 से भाग चला जाएगा, तो 0 भी आपकी सम संख्या है, 2 भी आपकी सम संख्या है, 4 भी है, ठीक है। आप अगर पीछे जाएंगे तो -2 भी है, -4 भी है, ठीक है। बहुत सारी संख्याएं हो सकती हैं ऐसे। ऐसे आगे जाएंगे, 0 से आगे जाएंगे तो प्लस की बहुत सारी संख्याएं हो सकती हैं। वो सब संख्याएं आपकी कहलाएंगी सम संख्याएं, जिनमें 2 से भाग चला जाए। आपको ये सब याद रखना है, जिनमें 2 से भाग चला जाए वे संख्याएं आपकी सम संख्याएं कहलाएंगी, चाहे वो प्लस की हों चाहे वो माइनस की हों, ठीक है। उसमें 0 भी शामिल होता है, यानी कि 0 आपका एक सम संख्या है। आगे पढ़ते हैं हम विषम संख्याएं। विषम संख्याएं, विषम संख्याएं वे संख्याएं होती हैं जिनमें 2 का भाग ना जाए, यानी कि जो 2 से विभाजित ना हो, उन सभी संख्याओं को हम विषम संख्याएं कहते हैं। एग्जाम्पल के तौर पे आप जो उन संख्याओं को लिख सकते हैं, वो संख्या होंगी आपकी 1, 3, इसमें 0 शामिल नहीं होगा, ठीक है, ये आपको याद रखना है। 1, 3, 5, 7 ... ऐसे आप अनंत तक जा सकते हैं। अगर आप पीछे आएंगे तो -1, -3, -5 और आप अनंत तक जा सकते हैं। यानी कि वे संख्याएं जिनमें 2 से भाग ना जाए, वे सभी संख्याएं आपकी विषम संख्याएं होंगी। जैसे अभी आप देख सकते हैं, ये सभी संख्याएं वही संख्याएं जिनमें 2 से भाग नहीं जा रहा है, ठीक है। तो ये सब संख्याएं आपकी विषम संख्याएं कहलाएंगे। भाज्य संख्याएं, तो दोस्तों ये आपको ध्यान रखना है, भाज्य संख्या और अभाज्य संख्याओं में ज़्यादातर बच्चे कन्फ्यूज होते हैं, तो आपको ध्यान से समझनी है भाज्य संख्या क्या होती है और अभाज्य संख्या क्या होती है। भाज्य संख्या उन संख्याओं को कहते हैं जिनके फैक्टर, यानी कि जिनके गुणनखंड 2 से अधिक हों, ठीक है। एक परिभाषा तो ये होती है, वे संख्याएं जिनके गुणनखंड 2 से अधिक हैं, उन संख्याओं को हम भाज्य संख्याएं कहते हैं। दूसरा ये है, वे संख्याएं जिनमें स्वयं और एक के अलावा, जिनमें वे संख्याएं जिनमें स्वयं और एक के अलावा अन्य किसी तीसरी संख्या का भाग चले जाए, उन संख्याओं को हम भाज्य संख्याएं कहते हैं। जैसे आपका हो गया 4, तो 4 में आप देख सकते हैं, 4 में स्वयं यानी कि 4 स्वयं के अलावा, 4 के अलावा और 1 के अलावा, ठीक है, किसी अन्य संख्या का भाग जा सकता है, जैसे 2 का भाग जा सकता है इसमें, तो ये संख्या आपकी भाज्य संख्या कहलाएगी। उससे पहले आप देख सकते हैं, ये होता है 1 होता है, 3 होता है। 3 भाज्य है क्या भाज्य है? 3 आपकी अभाज्य संख्या है, क्योंकि 3 में स्वयं यानी कि 3 के अलावा और 1 के अलावा किसी अन्य संख्या का भाग नहीं जाएगा, इसलिए अभाज्य संख्या है। इससे इस पहले होता है 2, बच्चे जाता है 2 में बहुत कन्फ्यूज होते हैं, वो समझते हैं जो 2 है वो आपकी भाज्य संख्या है, जबकि ऐसा नहीं है। 2 में किसी भी संख्या का भाग नहीं जाएगा, स्वयं 2 और 1 के अलावा, तो तब तक जब तक कि स्वयं और 1 के अलावा किसी अन्य संख्या का भाग नहीं जा रहा है, तो अब आप उसको भाज्य संख्या नहीं कह सकते हैं। आप कहेंगे 1 का, तो 1 को आपको याद रखना है, 1 जो संख्या होती है ना तो भाज्य होती है और ना ही अभाज्य होती है। 1 ना तो भाज्य होती है और ना ही अभाज्य होती है।
जीरो भी यहाँ पे कुछ नहीं होगी, ठीक है, जीरो को भी आपको शामिल नहीं करना है इसमें। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं भाज्य संख्या कहाँ शुरू होती है, भाज्य संख्या आपकी शुरू होती है 4 से। 4 से पहले कोई भी संख्या भाज्य संख्या नहीं है। मैं अब धनात्मक की बात कर रहा हूँ, माइनस वाले संख्याओं की बात नहीं कर रहे हैं यहाँ पर। 4 यानी कि 4 आपकी सबसे पहली भाज्य संख्या है। 4 के बाद देख सकते हैं आप 6 भी आपकी भाज्य संख्या है। 6 के बाद 8 के बाद 9, ठीक है, 9 के बाद 10 के बाद 12, ऐसे ही बहुत सारी संख्याएं होंगी। तो सबसे पहली जो भाज्य संख्या है वो आपकी 4 है। 6 है, उसके बाद 6 में आप देख सकते हैं अन्य संख्या ने 6 और 1 के अलावा 3 का और 2 का भाग जा रहा है, इसलिए ये भी भाज्य संख्या है। 8 में भाग जा रहा है, 2 का जा रहा है, 4 का जा रहा है, ठीक है, 8 का और 1 का तो जाएगा ही जाएगा, ठीक है। 8 और 1 के अलावा यानी स्वयं और 1 के अलावा अन्य संख्या का भाग इसमें जा रहा है, यानी 2 संख्याओं का जा रहा है। 9 में भी जा रहा है, 3 का जा रहा है, 10 में भी जा रहा है, 2 का और 5 का, ठीक है। ऐसे ही आपको इनको याद रखना है। अभाज्य संख्या है, तो अभाज्य संख्या क्या होती हैं? वे संख्याएं जिनमें स्वयं और 1 के अलावा किसी अन्य संख्या का भाग ना जाए, वे सभी संख्याएं आपकी भाज्य संख्याएं कहलाएंगी। तो यहाँ पे आप दूसरी परिभाषा आप ये भी लिख सकते हैं कि वे संख्याएं जिनके गुणनखंड 2 से अधिक नहीं होते हैं, वे सभी संख्याएं आपकी भाज्य संख्याएं कहलाएंगे। इसमें सबसे प्रथम आएगी 2। 2 में किसी भी अन्य संख्या का भाग नहीं जाएगा, 2 और 1 के अलावा, ठीक है, इसलिए ये अभाज्य संख्या है। इसके बाद है 3। 2 के बाद है 3। 3 में भी किसी संख्या का भाग नहीं जाएगा, ठीक है, ना तो स्वयं के और 1 के अलावा किसी संख्या का भाग नहीं जाएगा। ऐसे ही इसके बाद है 5। 5 के बाद आपकी 7। 7 के बाद आपकी 11। 11 के बाद 13। ऐसी बहुत सारी संख्याएं होंगी। अगर आप इनको 100 तक गिनती में देखेंगे, यानी कि 1 से 100 तक अगर देखेंगे तो 1 से 100 तक आपकी 25 संख्याएं होती हैं जो कि अभाज्य होती हैं। तो सर्वप्रथम ये आपका ये प्रश्न बनता है, पेपर में कभी कभार प्रश्न आ जाता है कि सबसे पहली यानी कि प्रथम ये संख्या बताइए जो कि अभाज्य है, वो है आपकी 2। दूसरा तरीका और है प्रश्न बनने का, वो ऐसे बन के आता है कि सम अभाज्य संख्या बताइए, यानी कि सम भी हो और अभाज्य भी हो, तो वो संख्या 2 है। 2 सम भी होती है और अभाज्य भी होती है। तो आपको याद रखना है, ज़्यादातर प्रश्न इसी से आता है, वो 2 से ही पूछता है कि सम और अभाज्य संख्या बताइए, तो आप वहाँ पे आपको 2 आंसर टिक करना है। 1 नंबर में आ सकता है ये वाला प्रश्न। जैसे कि मैंने आपको इसके फैक्टर के बारे में बताया, तो आप देख सकते हैं इसके फैक्टर अगर आप करेंगे तो इसके फैक्टर 2 से ज़्यादा नहीं होंगे। जैसे 2 तो है ही 1, 2 का आप 1 भी लिख सकते हैं, तो 1 गुणा 2, तो 2 ही फैक्टर हो गए। फैक्टर यानी कि गुणनखंड, 2 से ज़्यादा गुणनखंड इसके नहीं होंगे। ऐसे ही 3, 1 गुणा 3, तो ये आपके यहाँ पे ये 2 गुणनखंड हो गए, 2 से ज़्यादा नहीं होंगे। वहीं पे अगर भाज्य संख्या लेंगे, जैसे 4 है तो 4, 1 तो लिखना ही लिखना है सबके साथ आपको, और 4 को लिख देंगे 2 गुणा 2। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं जो इसके गुणनखंड हैं वो आपके 2 से ज़्यादा यानी कि 3 गुणनखंड हैं, इसलिए ये भाज्य संख्या है, ठीक है। ये बातें आपको याद रखनी है।